गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय की आधारभूत जानकारियों के बारे में। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं और उन्हें इतिहास की परिभाषा या उसके वर्गीकरण या फिर हम कहें कि तिथियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हालांकि मैं स्वयं कहूँ तो मैं भी ऐसा ही स्टूडेंट था। मुझे भी जाके पोस्ट ग्रेजुएट्स एमए के अंदर इतिहास की परिभाषा के बारे में पता चला, उसके वर्गीकरण के बारे में पता चला। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि यदि मैं टीचिंग लाइन में जाता हूं तो मैं अपने बच्चों को कक्षा 11वीं से ही इतिहास की जो आधारभूत जानकारी है वो सबसे पहले उनके साथ साझा करूंगा। तो आज उसी क्रम में हम बात करेंगे इतिहास विषय की आधारभूत जानकारी। हम कोई भी विषय क्यों ना पढ़ें, सबसे पहले हमें उस विषय की परिभाषा का पता होना अनिवार्य है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं +1 और +2 के बच्चों के लिए, तो मेरे हिसाब से सामान्य अर्थों में इतिहास को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात जब भी हम किसी घटना का स्टेप टू स्टेप वर्णन करते हैं तो वो इतिहास कहलाती है। इतिहास का जो प्रयोग है वो विशेषतः 2 अर्थों में किया जाता है। एक प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में और दूसरा उन घटनाओं के बारे में धारणा, यानी प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी वो पहला अर्थ। दूसरा उन घटनाओं के पीछे हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो इन्हीं 2 रूपों में इतिहास का प्रयोग किया जाता है। यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ: अति है हास, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। कुछ कहते हैं कि इतिहास में ऐसे ही कथाओं का वर्णन है, कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन सही मायने में इतिहास वही है जहां सब कुछ निश्चित है। इसीलिए इतिहास का अर्थ या तात्पर्य है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। अब हम बात करें कि इतिहास की शुरुआत कहां से हुई। तो इतिहास की जो शुरुआत है वो शुरुआत में वीर गाथाओं से हुई थी। और जो वीर गाथाएं हैं वो पद और गद्य दोनों के अंदर लिखी हुई है। शुरुआत में केवल जो युद्ध थे उनका वर्णन करना ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे जोश ले सके, इसलिए इतिहास का लेखन किया जाता था। लेकिन आज जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास लेखन का जो कार्य है उसकी शुरुआत मानी जाती है हेरोडोटस से, जिन्हें इतिहास का जनक पितामह भी कहा जाता है। हेरोडोटस जो थे वो यूनान के दार्शनिक थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्रीज, और इसे ही इतिहास की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पितामह माना जाता है। अब हम बात करें इतिहास का वर्गीकरण। आपने देखा होगा आपकी क्लास में आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपका वर्गीकरण कर देते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार कि किस बच्चे का कितना लेवल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार बताने से समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 1-2-3 बार बताना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा और ज्यादा समय लगता है। उसी के हिसाब से हम क्लास का भी वर्गीकरण कर देते हैं। इसी प्रकार एज के हिसाब से, जैसे कि आपने खेलों के अंदर देखा होगा,
अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के अलग अलग मैच होते हैं, उसी प्रकार किसी भी देश के इतिहास को यदि हम कालक्रम के अनुसार बात करें तो 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन कालीन इतिहास, यहां हम मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। तो प्राचीन कालीन इतिहास जो है वो प्रारंभ से और 1000 ईस्वी तक का जो समय है, काल समय है, उसको प्राचीन कालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस तारीख के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार 650 ईस्वी मानते हैं, कुछ 1206 भी मानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसको प्राचीन काल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये जो समय है कुछ इतिहासकार प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास के बीच में एक और काल रख देते हैं, पूरा मध्य काल, जिसमें 650 से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसको काउंट कर लिया जाता है। दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास, 1000 ईस्वी से लेके और 1800 ईस्वी तक के बीच का जो समय है उसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक इतिहास 1800 ईस्वी से लेके और वर्तमान समय तक का जो परिदृश्य है उसे हम आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। ये विभाजन ऐसे नहीं होता, जब भी हम कोई विभाजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगातार चलता रहे, जब उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है तब हम उसे एक अलग काल का नाम दे देते हैं। वैसे तो इतिहास को और भी तरह से बांट सकते हैं, जैसे राजवंशों के आधार पर है। यदि हम बात करें सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, आगे राजपूत काल, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत का बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग काल के हिसाब से या राजवंशों के हिसाब से भी इतिहास का विभाजन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से किसी भी देश के इतिहास को इन 3 कालों के अंदर बांटा जाता है। एक दूसरा और विभाजन है जो मुख्य रूप से आपके जो लिखित साक्ष्य हैं उनके आधार पर इतिहास का विभाजन किया जाता है। इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन सा समय आता है? जब मनुष्य ने लिखना और पढ़ना नहीं सीखा था, अर्थात जब मनुष्य के पास अपनी कोई भी लिपि नहीं थी, ऐसे समय को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका पूरा पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद हम चलते हैं ताम्र पाषाण काल, ये सारे के सारे जो है वो प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। इनके बारे में जो भी हमें जानकारी है वो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, यानी खुदाई के अंदर जो वस्तुएं मिली हैं उन वस्तुओं के अध्ययन से हमने इन कालों का पुनर्निर्माण किया है। सेकंड है आधे ऐतिहासिक काल, जैसा कि शब्द से लग रहा है आधा, यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का जो समय है उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब बात आती कि इसमें तो हमने कह दिया कि जहां मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तो फिर यहां कौन सा है? यानी वह समय जिसमें मनुष्य ने लिखना और पढ़ना सीख लिया था, लेकिन उसके द्वारा लिखे गए लेख आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे काल को आधे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके 12th क्लास का पहला ही लेसन है ईंट, मनके और अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अपनी एक लिपि थी जिसे हम चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक इस लिपि को कोई भी नहीं पढ़ पाया है। इसलिए सैंधव काल को आधे ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है।
वर्तमान समय में कुछ ज्यादातर इतिहासकार आपका जो वैदिक काल है उसे भी आधे ऐतिहासिक काल के अंदर ही रखते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक काल, यानी सीधी सी बात है कि जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था और उसके द्वारा लिखे गए लेखों को आज हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था हमारा इतिहास का वर्गीकरण। वैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप अलग अलग तरह से और भी वर्गीकृत कर सकते हैं, राजवंशों के आधार पर हम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसी भी देश के इतिहास का जो वर्गीकरण है वो इन्हीं दो आधारों के ऊपर किया जाता है। वैसे तो आप कितने भागों में बांट लो, प्रांत की इतिहास, देश का इतिहास, विश्व इतिहास, ये अलग मैटर है। अब आपने देखा होगा कि इतिहास के अंदर तिथियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहास के स्टूडेंट्स कई बार पजल रहते हैं कि कहीं घट रहे हैं कहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। इतिहास के अंदर जो तिथियां वो मुख्य रूप से दो तरह से लिखी जाती है। एक ईसा पूर्व जिसे बीसी भी कहते हैं और एक ईस्वी जिसे एडी भी कहते हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले, एडी एनो डोमिनी, लेकिन मैं समझाने के लिए कहता हूं आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह की मृत्यु के बाद की घटनाएं। तो आपने देखा हुआ बहुत सी जो बातें हैं उनके पीछे ईस्वी पूर्व लिखा होता है। जैसे कि कहते हैं कि शक संवत की स्थापना कब हुई, 78 ईस्वी में, वहां क्या है ईस्वी। इसी प्रकार हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था, तो बहुत से जो इतिहासकार वो कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व। यहां ईसा पूर्व और वहां हमने क्या किया 78 ईस्वी, दोनों अलग अलग है। अब बात करते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। आप सभी ने 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है और आपने देखा होगा कि हमारे जो टीचर्स है वो ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है वो हमें करवाते हैं। यदि हम बात करें, यही ले लेते हैं कि 5, 7, 12, 19, 2, 0, -5, -2, 10। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10 तक मैथ पढ़े हैं और आप आसानी से बता दोगे कि -5 सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि हमें ये 0 है, 0 से जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो संख्या है वो छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार ईसा पूर्व यानी जो ईसा मसीह थे उनको 0 मान लिया गया, उनसे पहले की जो घटनाएं थी उनको इस ईसा पूर्व में लिया गया और बाद की घटनाओं को ईस्वी में लिया गया। इसीलिए हम देखते हैं कि ईसा पूर्व में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मनुष्य का जन्म तो पहले हुआ, यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का जन्म 100 ईसा पूर्व हुआ है, ठीक है, और वो 50 वर्ष जीवित रहा, तो उसकी मृत्यु कब हुई, हम बताते हैं 50 ईसा पूर्व। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कमाला ये पहले आ रहा है, नहीं ये सही मायने में वो मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो ये माइनस में है, इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ईसा पूर्व की जो तारीखें हैं वो उल्टे क्रम में चलती है, या हम कहें कि वो माइनस में चलती है, और ईस्वी की जो है वो प्लस में चलती रहती है, जैसा कि आपने ग्राफ में करते हैं प्लस माइनस। तो उसी प्रकार यहां जो है वो है ईसा पूर्व और यहां जो है वो है ईस्वी। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को